सो वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने लगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। ठीक है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में क्या डिफरेंस होता है। कंपैरेटिव मींस कंपेयर करना, कॉमन साइज मींस नीचे एक बेस सेम लेना। ठीक है, पहले करते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपने 12th में पढ़ी थी। उसका फॉर्मेट होता है नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नंबर 2 अदर इनकम्स, फिर उसके बाद टोटल रेवेन्यू, दोनों को क्या कर देंगे ऐड। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज रॉ मटेरियल, ओनली ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स। थर्ड होता है चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस इन इन्वेंटरी मींस क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक्स क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, इसके नोट्स टू अकाउंट्स आप बनाओगे। और उसके बाद आते हैं हमारे पास एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसमें सारे एम्प्लॉइज के साथ जो रिलेटेड खर्चा होता है वो डाल देते हैं। फिफ्थ एक्सपेंस क्या होता है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली मींस जितने भी इंटरेस्ट हैं, चाहे वो डिवेंचर्स पे हो, चाहे वो आपने लोन पे ले रखा हो, जो भी इंटरेस्ट होंगे वो सारी कौन सी कॉस्ट होगी, हमारी फाइनेंस कॉस्ट होगी। फाइनेंस कॉस्ट के बाद क्या आता है, डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन किस पे लगती है कार्तिक, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एमोर्टाइजेशन किस पे लगती है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अदर एक्सपेंसेस, जो खर्चे कहीं भी फिट नहीं हो रहे वो किस में चले जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल एग्जांपल था। ठीक है जी, तो ये सारे हमारे खर्चे हो गए, टोटल एक्सपेंस हो गया। ऊपर जो टोटल रेवेन्यू था और जो टोटल एक्सपेंस था उसको आपस में क्या कर देंगे, माइनस। क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से क्या माइनस कर दोगे, टैक्स। आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखने में ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप देखो तो। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एड अदर इनकम्स, टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस में नंबर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नंबर 2 परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नंबर 3 चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये सारा आपने लिख लेना है। और अगर मान लो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 5 गिवन है तो इसका नोट बनाना है पहले नीचे। नोट कैसे बनाना है, ऐसे जैसे हमने बैंकिंग में शेड्यूल्स बनाए थे। ठीक है जी, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में जो जो एम्प्लॉइज से रिलेटेड खर्चा है वो लिख के यहाँ टोटल करके इसके सामने एक क्लियर करके। अब तुम्हारे पास 2 साल की इंफॉर्मेशन है, मान लो 2020 की है और 2021 की है। तो क्या करना है बच्चों, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर क्या कर देना है, माइनस, जो आपने +2 में पढ़ा था। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर क्या कर देना है, माइनस। थर्ड कॉलम में लिख देना है, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट चेंज। क्या होता है, बोलते नहीं, एब्सोल्यूट चेंज। फिर क्या निकालोगे, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। जो ये चेंजेस आए होंगे इनको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो बन गया कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। 15 नंबर में से अगर तुम सिर्फ इतना करते हो तुम्हें मिलेंगे 0 मार्क्स, चाहे बिल्कुल ठीक भी आंसर, इसके कोई मार्क्स नहीं है। जो मार्क्स हैं वो है इंटरप्रिटेशन के। आपको नोट्स लिखने हैं कम से कम 10 पॉइंट्स। हर एक क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स, मिनिमम 10 पॉइंट्स, उसके मार्क्स हैं। अब वो पॉइंट्स हम ढूंढने जा रहे हैं। अपनी बुक्स खोलो, पेज नंबर 3.22 पे उन्होंने 4 हेडिंग्स बना के दे दिया, गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रेटिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स। मिल गया, चलो कार्तिक फर्स्ट पॉइंट रीड आउट करो बेटा। The increase or decrease in sales should be compared with the increase or decrease in cost of goods sold. And बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते थे हम बचपन में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप कॉग्स को और सेल्स को कंपेयर करोगे
तो आपकी पहली गाइडलाइन इसी में बन गई, ठीक है। सेल्स तो आपको दिख ही रही है ऊपर, देखो बोर्ड के ऊपर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होती है हमारी? सेल्स। 5 लाख थी जी पिछले साल, अब हो गई 10 लाख। कितने से बढ़ गई? 5 लाख से। ये कंपैरिजन हो गया। अब इसको कॉग्स से कंपेयर करो। व्हाट इज कॉग्स? कॉग्स इज दीज 3 आइटम्स का टोटल। फर्स्ट 3 आइटम्स का टोटल क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन तीनों का टोटल मान लो 3 लाख बन रहा है, इन तीनों का टोटल मान लो 2 लाख बन रहा है। तो कितने से चेंज हो रहा है वो? 1 लाख से चेंज। समझ आया? तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर। इन द फर्स्ट पॉइंट यू विल कंपेयर सेल्स विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट आगे पढ़ो इसको। इसी को ही सर। हाँ जी, हाँ जी। An increase in sales will not always mean an increase in profit. The profitability will improve if increase in sales is more than increase in cost of goods sold. तो उसने बोला सिर्फ सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। हमें क्या पता लगा पहले कि सेल्स 5 लाख थी, अब 10 लाख थी, 5 लाख से सेल बढ़ गई। वाओ, दिस इज नॉट एन इंटरप्रिटेशन। When you will compare it with cost of goods sold and when increase in sales is greater than increase in COGS, then it is good for the company. Because it will lead to gross profits. Sales का चेंज ज्यादा है, COGS का चेंज कम है उससे, तभी हमें gross profit होगा। आगे पढ़ो। The second step should be the study of operational profits. The operating expenses such as office and administrative expenses, selling and distribution expenses should be deducted from the GP to find out operating profits. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने रेशियोज में पढ़ा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है अपने प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बताया था कि जब आप ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हो तो जो जीपी होता है, जीपी में से जब हम P&L बनाते हैं, जीपी को यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे खर्चे डालते हैं 2 तरह के, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनकम डालते हैं ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जीपी में ऑपरेटिंग इनकम ऐड करके उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कौन से प्रॉफिट्स आ जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसी में, इसी फॉर्मेट से, अलग से वर्किंग नोट में, क्योंकि जो P&L का फॉर्मेट है उसमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल नहीं रहा। आपको अलग से रफ में नोट डाउन करना पड़ेगा, उसका नोट बनाना पड़ेगा और उसको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो इट इज गुड फॉर द कंपनी। तो ये इंटरप्रिटेशन इज नॉट इजी, कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड देन पुटिंग इन द लैंग्वेज ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आपने पूरी इसमें लेनी है, डीप नॉलेज लेनी है, पोस्टमार्टम करना है कंपनी का, तब तुम्हें एग्जैक्टली पता लगेगा तुम्हारी कंपनी वाकई में फायदे में है या सिर्फ दिखा रही है फायदा है। अगर आप उसका पोस्टमार्टम करें बिना आप आंसर लिख दोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट। An increase in operating profit will result from the increase in sales position and control of operating expenses. A decrease in operating profit may be Next point. The increase or decrease in net profit will give an idea about the overall profitability of the concern. Non-operating expenses such as interest paid, losses from sales of assets, writing of deferred expenses, payment of tax, etc. decrease the figure of operating profit. ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कम होते हैं? अगर हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट। An opinion should be found about profitability of the concern and it should be given at the end. It should be mentioned whether the overall profitability is good or not. तो मेन आपने इसमें कंपैरिजन कमेंट किस पे करना है कि प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न है आपका कि नहीं, आगे चल के आपको प्रॉफिट्स होने वाले हैं या लॉसेस। ये तो हो गए 4 पॉइंट्स। अब बाकी और कितने लिखने हैं हमने? 6 पॉइंट्स। अब वो कहाँ से बनाओगे? आप किसी भी चीज को उठा के कंपेयर कर लो, फाइनेंस कॉस्ट को कर लो, डेप्रिसिएशन को कर लो, अदर एक्सपेंसेस को कर लो, जो भी आपको लगता है कि एक्सपेंस क्यों बढ़ रहे हैं हमारे, कंपनी को कट डाउन करनी चाहिए कॉस्ट, थोड़ी सी कॉस्ट शीट डाल दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पॉइंट उठा लो, कॉग्स का पॉइंट उठा लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पॉइंट उठा लो। मतलब 6 पॉइंट और आपने अपनी पुरानी करी हुई पढ़ाई में से निकालने हैं, जो भी आप +1 से पढ़ते आए। तो जिसका बेस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसी को 15 में से 15 मिलेंगे एंड ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में पक्का आता है। ठीक है, अगला टॉपिक नंबर 2 इज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बोर्ड पे देखो। पहले आपने P&L बनाना है, बोलो फॉर्मेट, बोलो रेवेन्यू फ्रॉम एड अदर इनकम्स, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस की लिस्ट में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ
material consumed, next purchases of whatever, next changes in inventories, next employees benefit, expenses, next finance cost, next depreciation, next other, next total, next profit before tax, less tax, profit after tax. अब कॉमन साइज में क्या करना है आपने, तुम्हें 2 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है, 2020 की 2021 की, आपने दोनों में कौन से चेंजेस निकालने हैं, परसेंटेज चेंजेस, ठीक है। कैसे आएंगे वो, आपने कॉमन बेस लेना है। अब कई बार कॉमन बेस में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी ले सकते हो या टोटल रेवेन्यू भी ले सकते हो, तो आपकी अपनी मर्जी है, जो आपकी बुक में लिया होगा वही लेना। बेस कैसे लेना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 5 लाख और अदर इनकम है 1 लाख, टोटल कितना हो गया 6 लाख। ऐसे ही खर्चे मान लो 2-2 लाख के हैं सारे, तो कैसे निकालोगे आंसर। अगर मान लो मैं बेस में सिर्फ RFO लेता हूँ, तो पहला आंसर तो क्या आ जाएगा मेरा 100%, 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। अगला क्या आएगा 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। अगला क्या आएगा, बोलते नहीं 6 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। तो नीचे बेस में मैंने क्या ले लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तुम लोग अदर इनकम्स को भी ऐड करके बेस में ले सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारी बुक में उन्होंने क्या कंसीडर किया, ठीक है। अब इसकी गाइडलाइंस देखो, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, दी नहीं हुई, नहीं दी हुई। तो जो आपने इलस्ट्रेशन उन्होंने करके दी होगी ना, देखो उन्होंने सॉल्व की होगी कोई इलस्ट्रेशन, आई थिंक 16 या 17 या 18 में से कोई भी हो सकती है। तो वही चारों चीजों को ध्यान रखना और 6 पॉइंट्स आपने अपने ऐड इसमें करने हैं, ठीक है। हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले हाफ में चलते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है किसी को, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, याद है ये थोड़ा बहुत। अगली आइटम बताइए, कहाँ देखते हैं हम, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के बाद क्या, शाबाश, अंडरराइटिंग, नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर उसकी अगली आइटम नॉन करंट लायबिलिटीज के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ब्रैकेट में क्या था नेट, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। वेरी गुड। फिर थी करंट लायबिलिटीज। फिर ये सारी बैलेंस शीट पहले तुम्हें रटनी पड़ेगी, फिर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, फिर कंपैरेटिव में क्या करोगे तुम, एब्सोल्यूट चेंज निकालोगे, यानी कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की फिगर्स क्या कर दोगे, बोलते नहीं माइनस। फिर परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। फिर इसकी गाइडलाइंस खोलते हैं हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। मिल गया, चलो कार्तिक फर्स्ट पॉइंट, for studying current financial position of short term financial position of, ठीक है। पहले आपने करंट फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर अटैक करना है बैलेंस शीट में से, ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट। one should see the working capital in both the years, the excess अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने क्या याद कराया था, 2 तरह की वर्किंग कैपिटल कराई थी मैंने, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस का मतलब होता है समेशन ऑफ करंट एसेट्स, नेट का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आप यहाँ से 2 पॉइंट बना सकते हो, करंट एसेट्स का अलग पॉइंट बना दो और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का अलग पॉइंट बना दो, तुम्हारा एक पॉइंट बन गया यहीं से, ठीक है। उसके ऊपर कमेंट करो। अब करंट एसेट्स में से पहले करंट लायबिलिटीज क्या करोगे, रफ में माइनस, फिर उसको कंपेयर करोगे अगले साल में से और उसका नोट बनाओगे कि करंट एसेट्स में हमने कितना इन्वेस्ट किया है। अब ज्यादा करंट एसेट्स रखना भी गलत होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम स्टॉक भरी जा रहे हैं वो बिक नहीं रहा, उतनी सेल्स नहीं है, लेकिन इन्वेंटरीज इकट्ठा हो रहा है, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द कंपनी, बिकॉज स्टॉक विल डिटीरियोरेट, पीपल विल चेंज देयर फैशन एंड डिमांड फॉर योर गुड्स, यस और नो। तो इसके बारे में आप नोट बना सकते हो। फिर आप बताओगे डेटर्स बढ़ गए, तो यहाँ पे आप क्या डीमेरिट एक्सप्लेन करोगे कि कंपनी कैश ही नहीं मांग रही उनसे। अब डेटर्स ज्यादा होते जाएंगे तो वो बैड डेट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, आगे चल के डिस्काउंट देने पड़ेंगे उनको। तो यहां से आपने पोस्टमार्टम शुरू करना, और मेन आती भी क्या है पेपर में, बैलेंस शीट। आगे बढ़ो, next point. The second aspect which should be studied in current financial position is the liquidity position of the concern. If the second position पे अटैक जो हमने करना है वो है लिक्विडिटी पोजीशन। आज लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, हम कितनी जल्दी अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं आउट ऑफ आवर कैश रिसीट्स, या फिर हमारे पास जितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पड़ा है। पढ़िए आगे,
If liquid assets like cash in hand, cash at bank, bills receivables, debtors, etc. show an increase in the second year over the first year, this will improve the liquidity position of the concern. ठीक है, कैश बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो. नेक्स्ट पॉइंट. The long-term financial position of the concern can be analyzed by studying the changes in fixed assets, long-term liabilities and capital. The proper financial. देखो कैसे पोस्टमार्टम होता है, बोर्ड पे देखो एक एग्जांपल देखो. डिबेंचर्स 5 लाख से हो गए 7 लाख. मशीनरी 15 लाख से होगी 17 लाख. मैंने लिंक कर दिया उठा के. मैंने देखा 5 लाख से 7 लाख डिबेंचर कितने की इशू किए कंपनी ने, उससे क्या खरीद ली, मशीन खरीद ली. अपने आप ही आउट ऑफ नोवेयर लिंक कर दो. 2 लाख से ही तुम्हारे क्या बढ़ रहे हैं डिबेंचर्स, 2 लाख से ही क्या बढ़ रही है मशीनरी. तो मैंने क्या लिंक बना दिया उनमें कि जो डिबेंचर से पैसा आया था वो कंपनी ने उससे क्या खरीद ली, मशीन. अब कंपनी बहुत अच्छा करेगी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज. ज्यादा प्रोडक्शन करने से वो ज्यादा सेल्स लाएगी, ज्यादा सेल्स से उसके रेवेन्यू बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ने से वो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट इजीली पे कर पाएगी और अपने प्रॉफिट्स भी इंक्रीज करेगी. पॉजिटिव इंपैक्ट. इसका नेगेटिव भी हो सकता है, वो तुम्हारे माइंड पे है, तुमने क्या लिखना है उसमें. आगे पढ़ो. The proper financial policy of concern will be to finance fixed assets by the issue of either long-term securities. आगे ही मेरे वाला एग्जांपल, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या है, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. तो और ऊपर एसेट्स की बात कर रहा है वो, अंडरलाइन दिस लाइन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो बात की है उसका. इसके ऊपर तो जरूर पोस्टमार्टम होना चाहिए. कौन कहते हैं कॉमर्स वाले डॉक्टर नहीं बन सकते. देखो तुम पोस्टमार्टम करते रहे हो, कर सकते हैं. ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं. पढ़ो बेटा. An increase in fixed assets should be compared to the increase in long-term loans and capital. बस यही पॉइंट मैंने जो एक्सप्लेन किया है ना वही है. अगला पॉइंट पर. The next aspect to be studied in comparative balance sheet question is the profitability of the concern. The study of increase or decrease in retained earnings, various resources. अब रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ पे मिलेंगी हमें, शेयर कैपिटल में और रिजर्व्स एंड सरप्लस में, वहां पे आपको मिल जाएगा. An increase in the balance of profit and loss account and other resources created from profits will mean an increase in profitability to the concern. ठीक है, तुम्हें दिख रहा है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 5 लाख था, 15 लाख है. इसका मतलब 10 लाख रुपए तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, तभी तुमने उसको उसमें ट्रांसफर करा. तो इसके ऊपर कमेंट होएगा. नेक्स्ट पॉइंट. After studying various assets and liabilities, an opinion should be formed. अल्टीमेटली आपने एक ओपिनियन देनी है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत साउंड है, नहीं है, ठीक ठाक है, लॉन्ग रन में कैसी चलेगी. वो आप डिपेंड करता है आपके +1 के लेके अब तक के बेसिक्स पे. आप किस किस चीज को उठा के पोस्टमार्टम कर सकते हो. कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेटर्स, इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यूजलेस थिंग्स, है ना, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ. बहुत सारी चीजें मिलेंगी बैलेंस शीट में. किस चीज पे आप पोस्टमार्टम करते हो, अपनी फेक स्टोरी बनाते हो, उसके नंबर मिलेंगे. दिस इज ऑल फेक स्टोरी. अब यहाँ जरूरी तो नहीं है ना 2 लाख की मशीनरी ही ली होगी मैंने, डिबेंचर्स इशू करके, फेक ही बनाया ना मैंने. तो तुम्हें भी यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है कि कल को तुम अगर किसी कंपनी के मैनेजर बन जाओ तो तुम इंटरप्रेट कर पाओगे उसकी बैलेंस शीट को, समझ पाओगे तुम उस बैलेंस शीट को या नहीं. लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कॉमन साइज बैलेंस शीट. उसमें क्या होगा, पहले ऊपर मुंह करो. 2 सालों की इंफॉर्मेशन दी होगी, दोनों में केड़ा चेंज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज. अब एब्सोल्यूट नहीं निकालना. नीचे कॉमन बेस में क्या ले लेंगे, टोटल ऑफ बैलेंस शीट. अब संदीप के माइंड में आ रहा है लायबिलिटी साइड का टोटल में एसेट्स का, दोनों का सेम होता है. टॉक्सिक, दोनों का क्या होता है, सेम होता है. चाहे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज का उठा ले, चाहे बैलेंस शीट की एसेट्स का. फिर उसकी भी ऐसी इंटरप्रिटेशन उन्होंने दी नहीं होगी. तुम इलस्ट्रेशन पढ़ के देख लेना. 4 पॉइंट तुम्हें दे देंगे, 6 पॉइंट तुमने उसमें और ऐड कर लो. ठीक है. टोटल इलस्ट्रेशंस इस चैप्टर में कितनी है, 18. लिखो होमवर्क. फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, 9th, 11th,
13, 15, 17, 19. मतलब 16 ऐसा लास्ट में ट्रेंड की है 18 लास्ट का बस फिर लास्ट जहां तक बनेगी वहीं तक लास्ट ऑड नंबर्स ही करने हैं ठीक है लास्ट में ट्रेंड है हाँ कोई बात नहीं कर लेना वो इजी है अगर ट्रेंड है तो कर लेना ट्रेंड आ जाता है पेपर में खुद कर लेना ट्रेंड एनालिसिस ट्रेंड क्या होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड या तो ऊपर जाएंगी सेल्स हमारा प्रॉफिट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ठीक है इस पे संदीप की प्रेजेंटेशन रखवा देंगे हम ट्रेंड एनालिसिस विद अ प्रॉपर वीडियो ठीक है मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही पढ़ा देना ट्रेंड एनालिसिस चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से मैंने तुम्हें 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो भी दिए हैं आज होमवर्क में ये 8 के 8 कॉपी पे सॉल्व होने चाहिए प्लस इंटरप्रिटेशन लिख के लानी है सिर्फ पहले 2 की 10-10 पॉइंट लिखने इजी नहीं है तो अगर मैंने 9 के 9 की दे दी तो तुम पागल हो जाओगे आज ही सिर्फ पहले 2 की लेकिन चज की क्वालिटी वाली इंटरप्रिटेशन और किसी के पॉइंट अगर आपस में मैच हो गए बाय चांस भी मैच हो गए खत्म अलग होने चाहिए सबके मैं एक एक पॉइंट रीड आउट करूंगा कल बिफोर स्टार्टिंग फाइनल फ्लो चार तो सीन में